देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली एक प्री बजट रैली में है। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी उम्मीद कर रही है कि नतीजों का सीजन है, नतीजों के सीजन का जो बिगिनिंग है वो मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज की शुरुआत होगी। तो नंबर्स पे पहले सबका ध्यान रहेगा और उसके बाद आगे मुझे लग रहा है कि जो बजट के एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर मार्केट्स आगे बढ़ने लगेंगे और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं क्वार्टर 3 के जो बिज़नेस अपडेट्स आ गए हैं, जैसे कि टाइटन है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। काफ़ी कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छी तरह से अपना आउटलुक पॉज़िटिवली दर्शाया है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफ़िनेटली तेज़ी बरकरार रहेगी। हो सकता है कि हम एक बार 18,000 टच करें और उसके बाद वापस थोड़ा-सा मार्केट में थोड़ा बहुत बिकवाली का माहौल आए। बट आई थिंक क्लियरली नंबर्स विल डिसाइड आगे का मार्केट का ट्रेंड कैसे रहेगा। डेफ़िनेटली मार्केट्स में एक जो तेज़ी हमने देखी है, उसमें ज़्यादातर पहले 2-3 दिन में एफआई की बाइंग आई थी, लेकिन अगर ये बाइंग नहीं होती तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट इफेक्ट होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो अपबीट सेंटीमेंट है वो डेफिनेटली इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का वायरस इतना खतरनाक नहीं है। मार्केट ये उम्मीद के लेके बैठी है कि 1 या 2 महीने में ये पूरी तरह से निकल जाएगा और वापस नॉर्मलसी आएगी। तो आई वुड से दैट इट इज़ अ बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट बट क्वालिटी स्टॉक्स में ही निवेशित रहना चाहिए। तो जिन स्टॉक्स में क्वालिटी हो, जहां मैनेजमेंट बेहतर हो, जहां पर सुरक्षा अच्छी हो, उन स्टॉक में निवेशित रहने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब सीधे दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे और पहला सवाल लेंगे। और ये आया है हमें व्हाट्सएप के जरिए प्रतिमा का मुंबई से। इनके पास पेटीएम के 11 शेयर हैं 1570 के भाव पर, और पीएनबी हाउसिंग है 30 शेयर हैं 750 के भाव पर। अविनाश जी, पेटीएम ने देखा था कि पिछले साल की अगर बात करें तो द मोस्ट स्टॉक्ड आईपीओ था। हालांकि निराश किया है निवेशकों को, जिस भाव पर आया था काफी नीचे अब तो ट्रेड कर रहा है, 1250 रुपए के आसपास के रेट्स हैं अब। क्या सलाह देंगे आप प्रतिमा के लिए, और क्या अभी पेटीएम में निवेशित रहने की सलाह होगी आपकी? ये अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर पेटीएम में इनको निवेशित रहना है तो कम से कम 2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि ये अभी भी एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो अभी भी कोई ऑपरेटिंग मुनाफा या नेट प्रॉफिट अभी भी कमा नहीं रही है। और हालांकि इनका अभी लेंडिंग बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। काफी अच्छे नंबर्स पिछले 1-2 महीने में कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं लेंडिंग को लेके, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनको शायद काफ़ी लंबा समय वेट करना पड़ेगा। तो अगर इनके पास 2 अढ़ाई साल का टाइम फ्रेम है, तो ही इसमें निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है इस स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त आएगी। इनफैक्ट स्टॉक ने पिछले दिनों में करीबन 1200 का भी लेवल टच किया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो अपसाइड है उसको उनका अगर आईपीओ का प्राइस है, तो उनको डेफिनिटली चुकाने में काफ़ी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर वो चाहे तो कोई दूसरा विकल्प निवेश कर सकती है, क्योंकि कम से कम 1.5-2 साल में कोई बड़ा री-रेटिंग आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, इनफैक्ट अभिषेक, देखिए, हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर में हमको लग रहा है कि अच्छी तेज़ी देखने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम्स दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात, लो इंटरेस्ट रेट के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। और हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं देखिए इनका पेरेंट पंजाब नेशनल बैंक है, केरला के जो पीई फंड है, इनका काफ़ी बड़ा स्टेक पीएनबी हाउसिंग में है। तो कहीं न कहीं मार्केट्स ये उम्मीद लगा के बैठा है कि ये कंपनी कभी न कभी किसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को बेची जाएगी और तभी इस शेयर में थोड़ी-सी एक री-रेटिंग आने की उम्मीद रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर इनका लंबा निवेश का विचार है, कम से कम साल डेढ़ साल का, तो डेफिनिटली इसमें निवेशित रहिए। थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो आने वाले साल में इनके नतीजे अच्छे आएँगे और प्लस अगर ये स्ट्रैटेजिक सेल होता है, तो इसमें री-रेटिंग ज़रूर आएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। यहाँ पे इस लेवल से मैं नहीं चाहूँगा कि ये बेच। मुझे लग रहा है कि अभिषेक, एलजी बालाकृष्णन में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एलजी बालाकृष्णन ये ऑटोमोटिव चेन्स बनाते हैं टू व्हीलर कंपनीज के लिए और यहाँ पे इनका मार्केट शेयर करीबन 55-60% है। तो इनके पास काफी अच्छे क्लाइंटल है, प्लस टू व्हीलर मार्केट में जिस प्रकार की अभी ग्रोथ वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अभी काफी तेजी देखने को मिली है। तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। हालाँकि इनके लिए कोई बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट नहीं होता है, ज़्यादातर ओईएम सेल्स होते हैं, बट एक बात तो क्लियर है कि जिस प्रकार से रुचि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आई है और डोमेस्टिक जो नॉर्मल व्हीकल्स टू व्हीलर्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ पे ज़रूर वॉल्यूम का इम्पैक्ट पॉजिटिवली आएगा। हमको लग रहा है नॉट ओनली क्वार्टर 3 बट इवन अगले साल कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। तो यहाँ पे होल्ड करें, यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा और अपसाइड बाकी है और इनका तो निचले लेवल का बाइंग प्राइस है, तो इनके पास काफ़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मैं होल्ड करने की राय दूँगा। चलिए स्पाइस जेट पे राय जानते हैं। अविनाश जी,
आपकी क्या राय निकल कर आ रही है स्पाइस जेट पे, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि कार्गो बिजनेस को लेकर कंपनी काफ़ी अपडेट्स दे रही थी, तो स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे होल्ड कर रहा था, पर हाल फिलहाल में बहुत पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही हैं काउंटर के लिए, और तब से हम एक प्रेशर भी देख रहे हैं, कोविड की भी सिचुएशन आ चुकी है। 65 रुपीज़ फिलहाल भाव है और 87 की रवि जी की खरीद है, इनको घाटा हो रहा है, क्या करना चाहिए स्पाइस जेट पे? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस इन्वेस्टर ने बहुत लंबे समय से ये शेयर पकड़े हैं और मैं समझता हूँ कि एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो ऑब्वियसली कोरोना के कारण बहुत सिग्निफिकेंटली उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा-सा और पेन स्पाइसजेट को विटनेस करना पड़ेगा क्योंकि एक तो क्रूड की कीमतें बढ़ी है, दूसरी कोविड के कारण अभी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। अगर इनका नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनिटली स्पाइसजेट एक दूसरा प्लेयर है जो इंडिगो के बाद नॉट ओनली सर्वाइव करेगा बट फ्लरिश करेगा जब पूरी तरह से नॉर्मल-सी आएगी। बट इसके लिए इनको कम से कम 1 साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, हालाँकि अनलॉकिंग थीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इनको प्रॉफिट से लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड करने के लिए शायद 2-3 क्वार्टर्स लगेंगे। तो मेरे ख्याल से इनके पास अगर उनका टाइम फ्रेम है लंबा, तो होल्ड करिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर इनका टाइम फ्रेम कम से कम साल भर का है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद बिज़नेस वापस कोविड के बाद वापस आया है। एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक हो गई है। लेकिन एक बात क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एसेट क्वालिटी का रिस्क ऑलवेज़ रहेगा क्योंकि इनकी बोरोवर्स की जो प्रोफाइल है, वो काफ़ी कमज़ोर है। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स है, तो होल्ड करिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक में काफ़ी ऊपरी लेवल से स्टॉक गिर चुका है। और इस लेवल से जिन्होंने उन्होंने खरीदा है, वो कोई ज़्यादा डाउनसाइड इन्होंने अभी स्टॉक में देखा नहीं है। तो अगर 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया है तो होल्ड करिए। लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी ये हमको लग रहा है कि आने वाले साल में ऑब्वियसली इम्प्रूव होने की क्षमता रखते हैं क्योंकि जैसे-जैसे कोविड खत्म होगा ऑब्वियसली ग्रोथ मोमेंटम वापस बैंकों के लिए आएगा और ऑब्वियसली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेटर मैनेज्ड काइंड ऑफ कंपनीज़। तो ये होल्ड करने की राय रहेगी। तो अभिषेक देखिए मुझे लग रहा है कि देखिए आईआरएफसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनके पास एश्योर्ड बिजनेस आता है इंडियन रेलवे से क्योंकि इंडियन रेलवे ही इनका सबसे बड़ा और एकमात्र कस्टमर है। इस कंपनी को अगर निवेशक ने खरीदा है तो मेरे ख्याल से वही निवेशक इसमें इन्वेस्टेड रहे जिनको स्टेबल रिटर्न्स की अपेक्षा है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली सीमित रहेगी लेकिन स्टेडी रहेगी। सबसे बड़ी बात अगर आप कोई एफडी लेते हो तो एफडी के मुकाबले में जो यील्ड मिलता है उसके हिसाब से डेफिनेटली आईआरएफसी में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो ग्रोथ नहीं बट तो जो वैल्यू और ग्रोथ दोनों चाहते हैं और ऑब्वियसली लंबी अवधि के लिए ही निवेशित रहते हैं। अगर ये 6 मंथ या लेस देन 6 मंथ्स की व्यू से ये खरीद रहे हैं तो इनको कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखिए और नॉर्मली डिविडेंड यील्ड और एफडी के रिटर्न्स आप अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये शेयर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी बट अदरवाइज ग्रोथ मोमेंटम इस शेयर में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आईआरएफसी अगले 1 साल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह आ रही है ग्रोथ मोमेंटम के लिए। चलिए दूसरी क्वेरी की ओर चलते हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए महेश काबरा जी ने सवाल भेजा है। ये 2 स्टॉक्स पे राय जानना चाहते हैं, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला अविनाश जी, लिबर्टी शूज़ है इनके पास, 250 शेयर्स हैं इनके पास और 197 इनकी खरीद का भाव है। फिलहाल इनको इस काउंटर पे घाटा हो रहा है। आपकी क्या राय रहेगी कि इस भाव पे थोड़ा सा एवरेज आउट करना चाहिए, निवेश में बने रहे या फिर घाटा बुक कर लें? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर इनके नजरिया है तो डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए फुटवेयर स्पेस में बहुत ही रुचि है। काफी कंपनीज हाल ही में लिस्टेड हो चुकी है और जिस प्रकार से ये बिजनेस है स्पेशली बी टू सी सेगमेंट का, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रांग है। लिबर्टी शूज एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है नॉर्थ इंडिया में और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली FY23 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। नॉट ओनली इनपुट प्राइसेस बट जो ओवरऑल कस्टमर सेंटिमेंट है वो पोस्ट कोविड इंप्रूव होने की अपेक्षा रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है तो थोड़ा सा एवरेज भी करिए और लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली इसको होल्ड करें।
ठीक है, तो लिबर्टी शूज थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए फिलहाल होल्ड करें। अविनाश, इनका दूसरा काउंटर है MMTC, 100 शेयर्स हैं और 46.8 यानी 47 के आसपास ही इनकी खरीद का भाव है। यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़े कोई भी न्यूज आती है तो हम इसमें मोमेंटम देखते हैं, पॉजिटिव भी है काउंटर के लिए, बट बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है, इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए काफी समय से इसमें न्यूज फ्लो आ रहे हैं कि इसमें भी कंप्लीट डाइवर्समेंट होगा, प्लस स्क्रैपेज पॉलिसी भी अभी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से पॉलिसी अनाउंस की है वहां पे भी बहुत धीरे बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है। बट डेफिनेटली आने वाले साल 1.5 साल में होपफुली अगर स्क्रैपेज पॉलिसी ज्यादा एनकरेज होती है तो इस कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर ट्रेडिंग कंपनी है। बट अगर स्क्रैपेज पॉलिसी में अगर अच्छी बूस्ट मिलती है और अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो इनका अगर लंबा टाइम फ्रेम रखना है तो ये डेफिनेटली होल्ड करे, क्योंकि मोरलेस जो भी नेगेटिव्स है स्टॉक में वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। और अगर ये स्क्रैपेज पॉलिसी का पॉजिटिव फॉल आउट आता है तो इसमें अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब अविनाश जी बताइए, नायका इनके पास ना 2220 रुपए के आसपास की बाइंग है, थोड़ा सा नीचे है शेयर। ये लेटेंट व्यू इन्होंने खरीदे हैं 600 के भाव पर, ये भी इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे ही है। क्या राय होगी आपकी दोनों शेयरों पर? अभिषेक, मैं समझता हूँ कि दोनों शेयर्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी शेयर्स है। अगर नायका की बात करें तो नायका एक ऑनलाइन ब्यूटी केयर प्रोडक्ट वाली कंपनी है, और अगर इनका नजरिया सिर्फ 1 साल है तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, काफी महंगे हैं। लेकिन अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट स्केलेबिलिटी और होने की उम्मीद रहेगी। डेफिनेटली कंपनी ने कहा है कि नए प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बाद और भी तेजी से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा, और ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। रही बात लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की, तो मैं समझता हूँ कि ये आईटी रिलेटेड स्टॉक है, और काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है, प्रमोटर्स भी काफी वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पे भी अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद आप रख सकते हो। मुझे लग रहा है कि लेटेंट व्यू में तो यहाँ से भी कम से कम 15-20% की अपसाइड मिलेगी। रही बात नायका की, तो नायका में थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखना जरूरी है, और इनको टारगेट प्राइस यहाँ पे देना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपरी लेवल पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स में होल्ड करिए, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि 1 साल में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स ने इन दोनों शेयर्स में से, नायका में से तो वैल्यूएशन बहुत ही लंबी तरह से खींचे। तो आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन टू बोथ द स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा। वोडाफोन पर आपकी क्या राय होगी? अभिषेक, देखिए टेलीकॉम सेक्टर में कोई डाउट नहीं कि प्राइसिंग पावर वापस आ गया है। जैसे हमको सभी को पता है कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, और आगे भी भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मित्तल साहब ने कहा है कि और 15-20% की टैरिफ हाइक बढ़ाने की वो सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री में आई है, तो इसका फायदा वोडाफोन इंडिया को भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत इनकी कर्जे को लेके है, और काफी समय से कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, इक्विटी फंडिंग लेके आएगा, तो ये हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग से डेफिनेटली इनके रेवेन्यूज तो बढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस में अभी भी ये कंपनी रहेगी। और मेरे ख्याल से 5G का भी रोल आउट आने वाला है, तो यहाँ पे भी काफी पैसा इनको खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तभी इंप्रूव हो सकता है जब आने वाले तीसरे क्वार्टर में बहुत ही दमदार अच्छे ऑपरेशनल नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, और उसके बाद ही स्टॉक में अगला रेटिंग मूव आएगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश निवेश मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करे, एक बार रिजल्ट्स आने दीजिए, Q3 की कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि भारती और रिलायंस जियो के कंपैरिजन में वोडाफोन सबसे वीक प्लेयर है, और अगर कोई प्रॉब्लम फंडिंग की आती है तो वापस स्टॉक में जितनी भी रीरेटिंग हुई है वापस थोड़ा सा स्टॉक ऊपरी लेवल से फिसल सकता है। वोडाफोन पर ये राय, लेकिन अविनाश जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार पर आपकी क्या राय है? पिछले 1 साल में तकरीबन 40% के आसपास के रिटर्न इसने दिए हैं, लेकिन अब इलियास का सवाल ये है कि क्या 1 साल में यहां से शेयर क्या डबल होगा? ये पहला सवाल। दूसरा, इनको ने 15 से 20 साल वाला भी कोई शेयर बताइए, इनको एक लंबी अवधि का निवेश करना है। अभिषेक, मैं इजी क्वेश्चन पहले लूंगा। 15-20 साल वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। यहाँ पे अगर ये चाहे तो IEX नाम की कंपनी है, जो हमको लग रहा है कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड मोनोपोली पावर्ड प्लेयर है,
पावर ट्रेडिंग में, और इनके लिए मुझे लग रहा है कि अगले कम से कम 3 से 4 साल के लिए तो कोई कॉम्पिटिशन दिख नहीं रहा। हालाँकि यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन ज़रूर आएगा, बट डेफ़िनेटली जिस प्रकार का इनका बिज़नेस मॉडल है, यहाँ पे इस लेवल पे अगर ये निवेश करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रिटर्न्स इनको मिलेंगे। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है। तो ये मेरे ख्याल से ये ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रही बात स्टर्लिंग विल्सन की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी अभी रिलायंस ग्रुप कंपनी बनी है। आज ही के अखबारों में हमने देखा पढ़ा है कि रिलायंस ने और थोड़ा स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 1 साल नहीं बट कम से कम 2 साल के ऊपर है, तो रिन्यूएबल और सोलर स्पेस में ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। और रिलायंस ग्रुप आने के बाद तो इसमें कोई डाउट नहीं कि और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि रिलायंस खुद रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी में बहुत पैसा लगा रही है। तो कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए और होल्ड करिए। यहाँ पे ज़रूर पैसा बनेगा, लेकिन 1 साल में वो डबल होगा कि नहीं, ये कहना ज़रा मुश्किल है। नहीं, अभिषेक, मुझे लग रहा है देखिए ये एमएनसी जर्मन कंपनी है और ज़्यादातर लेदर केमिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर को अपने स्पेशलाइज्ड केमिकल सप्लाई करती है। इनफैक्ट इनका कोलैबोरेटर भी काफ़ी हद तक इनके जो इंडियन सब्सिडरी है उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स के लिए आउटसोर्सिंग के लिए यूज़ करता है। तो मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा मार्केट्स में थोड़ी-सी कंसर्न है कि इनपुट प्राइसेस बढ़ने के कारण मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार का इनका एमएनसी का पेरेंट का सपोर्ट है, प्लस ग्लोबल मार्केट्स में ये कैटर करते हैं, तो अगर नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो डेफ़िनेटली इसमें निवेशित रहिए। हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम है, लेकिन डेफ़िनेटली कंपनी की बैलेंस शीट और बिज़नेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन। थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, बट इसमें ज़रूर पैसा बनेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग। अविनाश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, इनका जो निवेश था वो लगभग 3 गुना हो चला है अभी। अभी क्या करना चाहिए इस काउंटर में? आप और अपसाइड देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है और 3 गुना उन्होंने ऑलरेडी पैसा कमाया है। तो मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी है वो होल्ड करिए, क्योंकि आगे चल के ये कंपनी अभी एम्बेसी की एक कंपनी बनेगी, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एम्बेसी में मर्ज होने वाली है। और जिस प्रकार का इनका बिज़नेस मॉडल है और प्लस जिस प्रकार की मैनेजमेंट टीम है एम्बेसी पे, हमको लग रहा है कि आगे स्केलेबिलिटी और भी बढ़िया रहेगी। हालाँकि इसमें कोई डाउट नहीं कि फ्यूचर के कैश फ्लोज़ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के जो लैंड पीसेज़ है, वहाँ से बहुत आकर्षक लगते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत समय के बाद चला है। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम साल दे 2 साल के लिए टाइम फ्रेम के लिए निवेशित रहिए, क्योंकि आगे भी ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए गोल्ड फाइनेंस में लिमिटेड प्लेयर्स है और मनप्पुरम डेफिनेटली, अगर हम इस कंपनी का बिजनेस देखें तो बहुत ही सेफ है कंपेयर टू बैंक या एनबीएफसी के बिजनेस के मुकाबले में। इनका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है कि ये गोल्ड का एसेट प्लेज करके पैसा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका निवेशक का अगर कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है, तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में वापस रुचि जरूर आएगी। आई थिंक रूरल एरियाज में ज्यादातर इनका मार्केट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के जो लोन्स होते हैं, वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए रहते हैं और मार्जिन्स भी दूसरे फाइनेंस कंपनीज से या बैंकों से काफ़ी बेहतर रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका निवेशित का थोड़ा-सा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है, तो होल्ड करिए। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में ज़रूर आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली मनप्पुरम बट इवन मुथूट फाइनेंस तीसरे तिमाही के लिए नंबर्स अच्छे आएँगे और आने वाला साल होपफुली अगर मानसून अच्छी रहती है और होपफुली रूरल मार्केट्स में और कोविड अगर कम होता है, तो आपको वापस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी गोल्ड फाइनेंस मार्केट में देखने को मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन।